नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो कि 2025 में आया था पेपर क्लास 10th का, और वो भी मैथ का पेपर जिसका पेपर कोड था 822 BY, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपको इसी चैनल पर जो दूसरे सेट हैं 2025 में आए मैथ के पेपर्स के, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप सब जाके सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो कि 2025 में पेपर आया था उसका सेट 822 BY को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पेपर में खंड आ है, और खंड आ क्या होता है, पूरा का पूरा 20 विकल्प होता है, ये आप सब जानते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला विकल्प क्या है। लिखा है किसी बहुपद f(x) के लिए fy का ग्राफ दिया गया है और इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर देखेंगे y बराबर क्या लिखा है, f के साथ क्या लिखा है, x लिखा है। तो देखिए x अक्ष को हमारा ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है, तो 1 2 3 जगह टच कर रहा है, यानी हमारा आंसर 3 सही है, यानी शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ऐसे ही अच्छा, यही क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है, तो इसमें भी 3 हो जाएगा। आपको केवल हिंदी वाला सॉल्व कर लीजिए तो वो हो जाएगा, वही चीज़ इंग्लिश वाला भी है। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है 156 का। तो आप सब जानते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं, तो जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 78 दूना 156 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 दोनों 18 39 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, फिर 13 आएगा, फिर 13 से काटेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो 2 बार हमारा 2 आया, यानी 2 का स्क्वायर, फिर 3 और गुणे 13, तो 2 का स्क्वायर कहाँ है, 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13, हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो हमारा ये ऑप्शन सही है। और वही चीज़ फिर इंग्लिश में पूछ रहा है तो भी यहाँ पर सही कर सकते हैं आप ये वाला ऑप्शन। इसके बाद हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन है 175 और 91 का HCF। तो आप इसका HCF निकाल कर देख सकते हैं, इसका HCF 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट सकता है। वही चीज़ इंग्लिश में लिखा है, आप सब HCF देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है √3/5, इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है, परिमेय संख्या। तो आप सब जानते हैं परिमेय परिमेय, और ये देखिए अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3/√5 ये आपस में कटेंगे भी नहीं और अंडर रूट गायब भी नहीं होगा, तो इसलिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। हमारा तीसरा वाला ऑप्शन ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ये प्लस बी ये माइनस बी, अगर इस फार्मूले पर हम रख देंगे तो फार्मूला होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरह से फार्मूला होता है। और √5 का स्क्वायर केवल 5 हो जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर 7, और यहाँ पर -2 आ जाएगा, और ये हमारा प्राइम नंबर है, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण इसके युग्म का कितने हल होंगे। तो आप सब जानते हैं इसमें ये हो गया A1 का मान हो गया 2, और B1 का मान हो गया 1, क्योंकि y का गुणांक क्या है 1 है, और C1 का मान है -5, क्योंकि 5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर दूसरा समीकरण देखें तो A2 का मान दिया है 3, और B2 का मान दिया है 2, और C2 का मान दिया है -8। अब आप खुद सोचिए 2/3 ये बराबर नहीं है 1/2 के, यानी A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है, यानी इसका अद्वितीय हल होगा। तो यानी ये वाला ऑप्शन सही है, यानी यूनिक हल होगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद पूछ रहा है 6 10 14 25 का 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ये का मान दिया है 6, डी का मान आप सब निकाल सकते हैं, 10 में से 6 घटा दिए, 14 में से 10 घटा दिए, दोनों सही रहेगा तो 4 आ जाएगा डी का मान। यन बराबर कह रहा है 25, यानी 25वां पद हमें ज्ञात करना है। तो आप सब फार्मूला जानते हैं इसका, ए एन बराबर हो जाएगा ये प्लस n -1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है यनवा पद ज्ञात करने का। तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा, तो ये का मान दिया है 6 प्लस n -1, यानी कि 25 - 1, और फिर डी का मान दिया है 4। फिर देखिए 6 प्लस 25 में से 1 24, 24 चौक का 96, अब 96 और 6 जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी कि 102 हमारा ऑप्शन सही है। और ऐसे ही इंग्लिश में वही चीज़ लिखा है तो 102 सही हो गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर देखिए। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान बताइए। अब आप सब जानते हैं कि एक मूल -2 है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 लिखने पर इसका मान 0 आ जाएगा। तो देखिए x की जगह पर -2 लिख दीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस 2, बीच में इंटू है, और x का मान क्या दिया है -2, -p = 0। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, -4p = 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप तो जानते हैं 4 में से 4 घटेगा तो ये, अब देखिए -4p इधर जाएगा तो +4p हो जाएगा,
तो हो जाएगा 4p, और इधर 4, अब 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। तो इस तरह से बी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, और फिर फार्मूले पर रख देंगे। और फार्मूला दूरी का आप सब जानते होंगे, दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए x2 का मान क्या दिया है, 4 दिया है, माइनस x1 का मान क्या दिया है, 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है, तो 1 है, माइनस y1 का मान क्या है, 3 है का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में देखिए 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 में से 1 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो अंडर रूट में 8 हो गया। और अंडर रूट 8 होता है 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 हमारा विकल्प सही है। वही चीज़ इंग्लिश में लिखा है तो इसको भी सही कर देंगे। आर त्रिज्या और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे थीटा बटे 360, तो आप 2 से अगर इसको काटेंगे तो आपके किताब में, आपके बुक में जो फार्मूला लिखा है वो बन जाएगा। देखिए 2 से 720 काटेंगे तो 2 से काटेंगे इसको तो 360 आ जाएगा, तो थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हैं, वही चीज़ सही होगा। और इसके बाद लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो आप सब जानते हैं कि एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब इसकी एक स्पर्श रेखा खींची है, एक स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से इसको मिला दे तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 है, तो बताइए ये कितना है, तो ये भाई 4 होगा, क्योंकि 3 4 5 का ये क्या चलता है, तो पाइथागोरस त्रिक चलता है, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं, हमारा ये वाला 90 अंश होता है, तो कर्ण हमारा दिया है 5 और त्रिज्या दिया है यानी आधार दिया है 3, तो हम लंब निकाल लीजिए इसको हल करके। तो इस तरह से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं, तो 4 इसका सही विकल्प होगा। इसके बाद में यही चीज़ इंग्लिश में लिखा है 4 सेंटीमीटर। फिर लिखा है कोण पी का मान बताइए। देखिए भाई हमारा ये वाला का जोड़ा ये वाला बनेगा, यानी इसका हमारा समरूप ये है, और दूसरी चीज़ इसका समरूप यानी कि ये जो है इसका समरूप हमारा ये बनेगा। अब सोचिए 3.8 और 6 यानी इन दोनों के समरूप के बीच में 60 अंश है, तो इन दोनों के समरूप के बीच में यानी कि ये हमारा 60 है, ये हमारा 60 हो गया। अब देखिए ये वाला हमारा इसके साथ में जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा इसके साथ बनेगा, तो इसको कुछ मान लेते हैं स्टार, इस तरीके का स्टार प्लस मान लेते हैं, प्लस, तो प्लस चिन्ह ये हमारा बन गया। अब देखिए प्लस और स्टार के बीच में 80 है, तो प्लस और स्टार के बीच में 80 यानी ये वाला हमारा 80 है। अब सोचिए अगर ये 80 है और ये 60 है, तो 8 6 14 140, तो यानी ये हमारा 40 अंश है। और आप सब सोच सकते हैं ये 80 हो गया 60 हो गया, तो ये हमारा 40 हो गया। अब सोचिए किस कोण के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो कोण पी पूछ रहा है। अब देखिए पी कहाँ है, तो पी 40 अंश, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से बन गया क्वेश्चन, देख लीजिए। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सारी बारंबारताओं को जोड़ देते हैं, तो जोड़िए 12 7 19 19 और 18 कितना हो जाएगा 19, तो इसको 18 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। 37 और 15 अगर जोड़ दें तो 37 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये 52 हो जाएगा। 52 10 62 और 3 65 हो गया। 65 का अगर हम आधा करें तो 65 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 32 दूना 64 32.5 हो जाएगा। अब सोचिए 32.5 किस में आएगा, तो 12 7 19 तक इसमें आ गया। अब 19 से लेकर और 37 तक इसमें है, तो 19 से 37 तक इसमें है यानी 32.5 इसी में आएगा, यानी माध्यिका वर्ग हमारा 20 से 30 होगा। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो गया। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताइए। तो साइन 45 अंश, आप सब जानते हैं साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/√2 दोनों का आपस में बराबर होता है। फिर लिखा है, अच्छा वही चीज़ इंग्लिश में लिखा है तो इसमें भी 45 अंश हो जाएगा। फिर कॉस 0 का मान पूछ रहा है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। वही चीज़ इंग्लिश में भी पूछ रहा है, 1 हो गया। tan 2a बराबर 1, तो देख लीजिए इसको, देखिए tan 2a बराबर, अब 1 दिया है तो 1 की जगह पर मैं tan 45 लिख सकता हूँ, tan 45 लिख सकता हूँ। अच्छा तुलना करने पर tan से tan हट गया, 2a के बराबर आ गया 45, और फिर 2 को इधर भेजेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 45/2, 45/2 माने 22.5, तो 22.5 हो गया हमारा विकल्प। इसके बाद ये वाला अगला वाला क्वेश्चन है, और इसमें देखिए सेक ये को लिख सकते हैं 1/cos ये
प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a बटे cos a, फिर इसके बाद में कोष्टक में दिया है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, फिर 1 माइनस साइन ए, आगे है ही 1 माइनस साइन ए। अब सोचिए ये प्लस बी ये माइनस बी, फार्मूला हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉस ए है ही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, फिर एक कॉस ए बचा है, तो कॉस ए हमारा विकल्प सही हो गया, यानी ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपको माध्यिका दिया है और नहीं माध्य दिया है और माध्यिका दिया है, और इसके बाद बहुलक पूछ रहा है। तो आप सब जानते हैं बहुलक निकालने का फार्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर होगा तीन माध्यिका माइनस द्विमाध्य, तो ये होता है। अब बहुलक का मान निकालना है तो 3 गुणे माध्यिका का मान कितना दिया है, तो माध्यिका का मान दिया 25.8 और माइनस द्वि गुणे माध्य का मान दिया है 26.1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 77.4 गुणा करने पर, और माइनस 26 दूना 52, तो ये आ जाएगा 52.2, और जब घटा देंगे तो 4 में से दोगे 2, यानी 25.2 हमारा आंसर सही हो जाएगा। और वही चीज़ इंग्लिश में लिखा है तो ये भी हो गया। कह रहा है बहुलक वर्ग कौन सा है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 12 है, जो नीचे बारंबारता वाला में देखिए, तो सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो गया 10 से 12। तो 10 से 12 यानी डी वाला ऑप्शन हमारा, 10 से 15 यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसके बाद लिखा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से यक्स, तो देखिए मान लेते हैं लंबाई क्या है, लंबाई मान लेते हैं यक्स प्लस 1 है, और चौड़ाई क्या होगा भाई, चौड़ाई होगा यक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ाई से लंबाई 1 ज़्यादा है, प्लस 1 है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। अब देखिए इसका गुणा करें तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्म एक्स, और 30 इधर आएगा तो माइनस 30 बराबर 0, तो यही हो जाएगा। तो हमारा यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से हमने इसको भी लगा लिया, 19 नंबर को भी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा है उसको एक बार फेंका जाता है। तो सोचिए पासे पर कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं, 6 प्रकार के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक के अंक होते हैं। कह रहा है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या कितने होते हैं उस पर, तो पहली सम संख्या होती है 2, फिर 4, फिर 6, 3 सम संख्या होती है। तो 3 बटे कुल नंबर 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आंसर होगा इसका। तो 1/2 ये हमारा विकल्प सही है। तो 20 नंबर ये सारे के सारे 20 विकल्प हमने कर लिए। अब इसके बाद हम लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न करने हैं खंडवा के, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो चलिए हम लोग एक एक करके सिद्ध करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। देखिए जिस चीज़ को अपरिमेय सिद्ध करना है उसी को सबसे पहले हम लोग परिमेय मान लेंगे। तो देखिए 7/5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहला काम करेंगे इसे परिमेय मान लेंगे। परिमेय मान लिए तो जानते हैं आप सब कि अगर ये परिमेय है तो फिर ये किसी न किसी भिन्न के बराबर होगा, यानी ये बटा बी के बराबर होगा। और अगर ये बटा बी के बराबर है, जहां ये तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और अगर ये सहअभाज्य संख्या है तो यानी ये और बी ये दोनों किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं, और ये पूर्णांक है यानी कि ये पूरी तरह से भिन्न है। अब देखिए इसमें ये 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, आप सब जानते हैं जिसको सिद्ध करना है अपरिमेय। तो ये किसकी वजह से अपरिमेय हुआ है, √5 की वजह से। तो √5 को बराबर के एक तरफ एकदम अकेले कीजिए, और इसको अकेले करने के लिए क्या करेंगे, इस 7 को इधर भेजेंगे। तो देखिए ये तो इधर ये बटा बी पहले से 7 इधर गुणे में है, 7 और √5 के बीच में गुणा है तो इधर आएगा तो बटे में आएगा, और फिर इधर क्या बचेगा √5। अब जब ये अकेले हो गया तो लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि चूंकि ये कामा बी तथा 7 एक पूर्णांक हैं, अतः ये अपान 7b एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः दोनों बराबर नहीं हो सकते। भाई ये अपरिमेय संख्या हो, ये परिमेय संख्या है, तो ये दोनों आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ये बराबर नहीं हो सकते। अतः विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है और यही हमारा प्रूफ हो गया। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी दूसरा नंबर बी वाला क्वेश्चन है। दे रहा है कि आर का मान दिया है, आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया है 30 अंश और चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2πr। ये हमारे चाप का सूत्र होता है। अब देखिए थीटा का मान क्या दिया है 30/360 गुणे 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है और गुणे आर का मान क्या दिया है 14। अब देखिए आप लोग 30 से काटेंगे तो 30 12 3 36, 12 से कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 12 3 36 कट गया। अब इसके बाद 7 एकम 7, 7 दूना 14 ये कट गया, फिर 2 दूना 4, 4 3 12 ये कट गया, तो आ गया 22/3। अब 22/3 को चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया, सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हमारा चाप की लंबाई है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए काटने में गड़बड़ हो सकता है पर हमारा फार्मूला और जो मान रखे हैं ये एकदम सही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं नहीं सही है, पूरी तरह से सही है। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद सी क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो विभाजन वाला फार्मूला लिखना है। तो देखिए ये का मान और बी का मान दिया हुआ है। तो देखिए पहला बिंदु दिया है हमें, ये बिंदु का मान दिया है 3,4 और बी बिंदु दिया है हमें -2, -1 और इसके बाद में हमें अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया है 3:2, 3:2। तो इस तरह से दिया है। आप इसको मानेंगे x1 y1, फिर इसको मान लेंगे x2 y2, फिर इसके बाद इसे मानेंगे m1 m2। तो इस तरह से मान लेंगे और फिर लगाना हम लोग शुरू करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। और कैसे, सबसे पहले यक्स का मान निकालते हैं। तो यक्स का मान कैसे निकालता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो एक फार्मूला ये लगेंगे यक्स के मान के लिए। अब देखिए m1 का मान क्या दिया है 3 गुणे x2 का मान दिया है -2 प्लस m2 का मान क्या दिया है, m2 का मान दिया है 2 गुणे x1 का मान दिया है 3/3 + 2। इस तरह से हो गया, 3 दूना -6 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6/5। तो ये आ गया 0, क्योंकि 6 में से 6 घटेगा 0, 0/5 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला लगाएंगे और फिर इसमें भी मान रखेंगे हम लोग। तो m1 का मान दिया है 3 गुणे y2 का मान क्या दिया है 4, सॉरी -1 दिया है, फिर प्लस m2 का मान दिया है 2 गुणे y1 का मान दिया है 4। तो इस तरह से हो गया बटे 3 + 2 हो जाएगा m1 प्लस m2। फिर ये हो जाएगा -3 प्लस 4 दूना 8 बटे 5। तो 5/5 हो गया, यानी कि 1 आ गया। तो यानी x, y हमारा बिंदु बना। तो x का मान 0 हो गया, y का मान क्या हो गया 1। तो 0, 1 यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो आपको बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु दिया है x, 2 और दूसरा बिंदु दिया है 6, 5 और कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो कह रहा है x का मान बताओ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। देखिए पहला बिंदु x, 2 है और दूसरा बिंदु 6, 5 है और इन दोनों के बीच की दूरी 5 मात्रक दिया है। आप सब जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी का सूत्र है। अब देखिए दूरी का मान दिया है 5 मात्रक, तो दूरी की जगह पर हो गया 5। तो दूरी का मान 5 लिख दीजिए, बराबर की जब बराबर लगाइए √ देखिए x2 का क्या है। तो देखिए इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। अब मान रखिए x2 का मान क्या दिया है 6। आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान सकते हैं, तब भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 x1 का मान क्या दिया है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया है 5 माइनस y1 का मान क्या दिया है 2 होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे यानी दोनों तरफ का वर्ग
दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर 25 हो जाएगा और इधर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अंडर रूट में है उसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। फिर बीच वाला केवल बचा और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर खोलेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab माने 12 सॉरी माइनस रहेगा क्योंकि माइनस चिन्ह है यहाँ पर, 12x और प्लस हो जाएगा 5 में से 2 ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 36 और 9 को इधर भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे तो 36 और 9 45 हो जाएगा और 45 इधर जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा। तो माइनस 45 में से 25 घटेगा 20 हो जाएगा, 20 इधर आएगा माइनस 20 हो जाएगा। तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 20 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया और इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो 10 दूना 20 10 दूनी 12, तो 10 गुणे 2 पर ये सेट हो जाएगा और ये सेट होगा -10 पर, यहाँ पर प्लस 20 रहेगा और इसके बाद में -20, ये प्लस 20 आ जाएगा और -12 आ जाएगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 10 एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। फिर लिखेंगे इफ़ x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 10, और ऐसे ही और इफ़ x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 2। तो x के दो आंसर निकले, यानी x का मान 10 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो दोनों सही हो गए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया इसको, तो देख लीजिए आप लोग, तो ये डी वाला क्वेश्चन भी लग गया हमारा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा ई वाला क्वेश्चन है, एक प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, ये सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसके बाद लगा देंगे इसको। तो एक प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा, यही तो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक ये अपान सेक ये हमारा क्वेश्चन है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस सेक की जगह पर 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं और बटे में 1 बटा कॉस ये हो गया, बराबर कॉस ए एकम कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए अपान 1 बटा कॉस ए हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले में जाएगा। देखिए कॉस ए का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए। देखिए कॉस ए का 1 में गुणा होगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे क्या है कॉस ए एकम कॉस ए। फिर कॉस ए से कॉस ए कट गया तो ऊपर बचा कॉस ए प्लस 1 बटे और नीचे बचा 1। अब ऊपर नीचे कॉस ए माइनस 1 से गुणा करवा देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे समान चीज़ से गुणा करवा सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये माइनस 1, क्योंकि ये प्लस बी ये माइनस बी, फार्मूला बन जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बटे कॉस ये माइनस 1 ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ये माइनस 1 बराबर हो गया साइन स्क्वायर ये, और नीचे बचा कॉस ये माइनस 1। तो इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड आ गया। देखिए हमारा आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चिन्ह थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, तो हमने गड़बड़ कहाँ किया, तो गड़बड़ यहाँ पर किया। देखिए कॉस ए प्लस 1 लिखा है ना, इस कॉस ए प्लस 1 को उल्टा करके हमें लिख लेना चाहिए था। देखिए इस तरह से 1 कॉस ए प्लस 1, देखिए ये दोनों कट गया तो ऊपर बचा कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 बचा, तो यही बचा था। तो इसको हम उलट कर भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस ए बटा 1 ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसमें गुणा करना है 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर, ये हमारा गड़बड़ हो गया है, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया केवल। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस ये रहेगा ही, और ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ये बटे 1 माइनस कॉस ये। तो इस तरह से हमारा लग गया और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से प्रूव्ड हो गया। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर बहुत सिंपल सा लगा हुआ है। हमने इसको पलटना था पर हमने पलटे बिना ही ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा करवा दिया था, तो ये गड़बड़ हो गया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी लग गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है, तो चलिए माध्य ज्ञात करने के लिए इस सारणी को पहले बनाते हैं। देखिए हमने सारणी बना लिया है और इस सारणी का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए जिस चीज़ को ज्ञात करना हो पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स
बटे सिग्मा एफ, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए बारंबारता को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ हमें पता चल जाएगा, और बारंबारता जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14, 14 10 24, 24 4 28, 28 और 12 40। तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ की जगह पर क्या लिखना है ये तो हमें पता चल गया, सिग्मा एफ का मान क्या लिखना है ये तो हमें पता चल गया, पर सिग्मा एफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, पहले यक्स निकालेंगे, और यक्स कैसे निकलेगा, तो इसको जोड़कर आधा करेंगे, तो 6 और 0 जोड़ें तो 6 आएगा, आधा करेंगे तो 3 आएगा, 12 6 18, 9 हो गया, 18 12 30, 30 का आधा 15 हो गया, फिर 24 और 18 42, 42 का आधा 21, 21 हो जाएगा, और ये 30 20 50 4 54, 54 का आधा हो जाएगा 27। तो इस तरह से यक्स का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद एफ एक्स का मान निकालिए। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, 5 तियाँ 15, 9 9 81, 15 दोहम 150, 21 दोहम 210, 210 और 42, तो 210 और 42 252 हो गया, और 27 चौका 4 7 28 और 4 9 8 10 108। तो इस तरह से आ गया। अब एफ एक्स पूरा जोड़ लीजिए तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा, यानी सिग्मा एफ एक्स निकालना है, यानी पूरे एफ एक्स को जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हमें पता चल जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 606, और इस तरह से सिग्मा एफ एक्स का मान हमने निकाल दिया 606 बटे 40, और इसका अगर हम 40 में भाग देंगे तो 40 में भाग देती 15.15 आ जाएगा, 15.15, और ये हमारा माध्य निकल गया। तो इस तरह से हमने माध्य निकाल लिया। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी, माध्य का क्वेश्चन भी लग गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरा यही चीज़ फिर से इंग्लिश में दिया है, तो इंग्लिश वाला हमें देखना नहीं है, फिर हिंदी वाला देखते हैं। अगला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 5 खंडों के हल कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से केवल 5 खंड हल करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं, देखिए 2 संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त माने ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र समान है। अब पहले का त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कह रहा है उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखिए भाई यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो देखिए छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और बड़े वाले वृत्त की जीवा है। अब हमें इसका निकालना है। तो त्रिज्या देखिए छोटे वाले वृत्त की यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर, और ये हो गई बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो सोचिए ये 5 है और छोटे वृत्त की ये वाली त्रिज्या कितनी है 3 है। मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, दिया है 5 और छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया है 3। अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो आप सब जानते हैं कि पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो देखिए इसको ये पी बी मान लें और इसको वो मान लें, तो वो पी बी में त्रिभुज ओ पी बी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाएंगे तो हम 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर 9 उधर जाएगा तो -9 बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16 बराबर पी का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट 16 का मान 4 होता है, यानी पीवी का मान 4 आ गया। तो पीवी का मान 4 है तो 4 का दुगना कर दीजिए, जितना इधर है उतना इधर भी तो होगा, तो 4 का दुगना कर दीजिए। यानी अगर हम ए बी का लंबाई निकालना चाहते हैं तो ए बी बराबर होगा 2 पी बी। अब 2 बीच में गुणा और पी बी का मान क्या दिया है 4, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर। ये हमारा ए बी यानी जीवा की लंबाई पता चल गई। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदु पर छेद करती है वह बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम देखिए आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में है लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिल गया है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर बना बनाया लिखा लिखा क्वेश्चन दिया है, और देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि ज्ञात है, जो चीज़ दिया है उसको लिख लीजिए। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है एडी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। अब इसमें क्या किए हैं, ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं
और बटे में डी बी ई का क्षेत्रफल निकाल दिए। फिर जो कटना था 1/2 कट गया है और इसके बाद में ई एच कट गया, ए डी बटा डी बी आ गया। और ऐसे ही जब दूसरा वाला त्रिभुज लेकर निकाले हैं तो अब की बार फिर से वही चीज़ कट गया है और फिर दोनों त्रिभुज की तुलना करवा कर ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी कर दिए, तो इस तरह से सिद्ध हो गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आराम से बैठकर देख सकते हैं कि किस तरह से ये लगा हुआ है। तो देख लीजिए, यहाँ पर है क्वेश्चन। तो इस तरह से लगाया है। तो इस तरह से हमने ये वाला भी आप सबको बता दिया। अब चलिए सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत माने क्रम से आने, जैसे 9 का क्रमागत संख्या 10 होगा और 8 होगा। क्रमागत संख्या माने जस्ट बाद या पहले की संख्या। तो माना पहली संख्या, जो चीज़ ज्ञात करना है उसी को मान लो। माना पहली संख्या बराबर है यक्स और दूसरी संख्या है वाई। अरे सॉरी, यक्स प्लस 1 हो जाएगा, यक्स प्लस 1। अब 2 क्रमागत संख्या है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, यानी कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमागत संख्या आप मान लीजिए। क्रमागत संख्या कैसे मानते हैं? यक्स मानते हैं, एक को एक्स प्लस 1, आप एक्स माइनस 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है दोनों के वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग कर दीजिए, पहले वाले का वर्ग कर दीजिए और दूसरे वाले का वर्ग कर दीजिए, एक्स प्लस 1 का वर्ग कर दीजिए। और कह रहा है इनके वर्गों का योग निकालिए। योग माने जोड़ कर देंगे तो ये 365 आएगा, 365 आएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया और 365 इधर आएगा तो माइनस 365 हो जाएगा, माइनस 364 बचेगा क्योंकि प्लस 1 है तो घट जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 364 में से 2 कॉमन होगा तो 3 एकम 3 2 एकम 2 और 2 8 16 2 दूना 6 182 बराबर 0 आ जाएगा। 2 इधर भेज देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 और देखिए 2 इधर 2 गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में, तो 0/2 यानी कि 0 ही बचेगा। अब देखिए इसको लगा लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसका गुणनखंड करना है अगर आपको तो 182 14 गुणे 13 कर दीजिए, 14 गुणे 13। अब देखिए माइनस में लाना चाहिए तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। तो देखिए प्लस में है माइनस में, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 14 13 का गुणा 182 हो जाएगा। 14 में से 13 घटाएंगे तो यक्स बचेगा, यानी कि जोड़ देंगे तो यक्स बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। अब देखिए इस पर सेट हो गया। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? प्लस 14 लिखा है, प्लस 14 लिखिए और यक्स लगाकर कोष्टक बना दीजिए। फिर माइनस 13 लिखा है तो माइनस 13 लिखिए, यक्स बनाकर कोष्टक बना दीजिए बराबर 0। अब लिखेंगे इफ़, और इफ़ पहला कोष्टक वाला लिखिए यक्स प्लस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 14, ये हो गया। और दूसरा यक्स माइनस 13 बराबर 0 कर दीजिए तो यक्स माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाला अमान्य कर दीजिए और प्लस वाला हम लोग मान्य करते हैं। अब पहली संख्या क्या हो गया? 13 हो गया, पहली संख्या हो गया 13, तो दूसरी संख्या 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो गया। तो पहली संख्या हमारी पहली संख्या हमने यक्स माना था और यक्स का मान 13 आ गया। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगा? दूसरी एक्स प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी कि 14 आ जाएगा। तो इस तरह से पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने ज्ञात कर ली। तो इस तरह से हमने सी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद डी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हम डी वाला क्वेश्चन देखें तो लिखा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 यम इंटू यम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस यम प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। आप सब जानते हैं कि मूल वास्तविक और बराबर कहे तो आपको विविध कर 0 करना है। तो देखिए इसमें ये का मान क्या दिया है? ये का मान आपको दिया है, ये का मान दिया है 1। क्यों? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही ये माना जाता है, तो ये बराबर दिया है 1। अब देखिए बी का मान क्या दिया है? बी का मान क्या दिया है? तो बी का मान क्या होता है? तो यक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो वो दिया है 2 और यम माइनस 1, ये हो गया बी का मान। यक्स का आगे जो भी लिखा है वो बी होता है। और सी क्या होता है? जो एकदम अकेले है, जिसके साथ यक्स नहीं है, तो यम प्लस 5, तो ए बी सी का मान हो गया। अब कह रहा है चूंकि मूल वास्तविक और समान है, तो मूल वास्तविक और समान है यानी कि इसका विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर क्या होगा? 0 के। तो लिख सकते हैं चाहे तो एक लाइन की चूंकि मूल वास्तविक तथा बराबर है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी का मान दिया है, क्या दिया है? 2m माइनस 2। देखिए 2 का गुणा करेंगे यम में तो 2m माइनस 2 एकम 2, तो स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ये का मान दिया है 1 इंटू सी का मान दिया है यम प्लस 5,
इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2m का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 दूना 8m। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4m का गुणा करेंगे तो माइनस 4m हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 4 पंचे 20 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 4m स्क्वायर माइनस 8 4 12m, और 20 में से 4 के 16 माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। अब 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए गुणा करेंगे तो 4 आना चाहिए, तो 4 गुणे यक, और इसमें माइनस कहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए माइनस 4 1 का गुणा होगा तो माइनस 4 आ जाएगा, और माइनस 4 में से 1 घटेगा तो माइनस 3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि m स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, तो m माइनस 4 एक कोष्टक में हो जाएगा। देखिए माइनस 4 लिखिए, आगे m लगा कोष्टक बना दीजिए, फिर प्लस 1 है तो m प्लस 1 लिखिए और कोष्टक लगा बराबर 0। अब देखिए इफ़, अब दूसरे पहले कोष्टक में क्या है, m माइनस 4 बराबर 0, फिर लिखें r इफ़, फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या है, m प्लस 1 बराबर 0। अब माइनस 4 उधर जाएगा तो m बराबर 4 आ जाएगा, यही पहला आंसर आ गया, और प्लस 1 उधर जाएगा तो m बराबर 1 आ जाएगा, ये दूसरा आंसर आ गया। तो m का 2 आंसर निकला इस तरह से, तो ये m का मान निकल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए, ये दिए गए बारंबारता का माध्यिका 24 है, तो यानी कि ये वाला p का मान ज्ञात करना है हमें, और जबकि इसकी माध्यिका 24 दी हुई है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको। देखिए मैंने यहाँ पर सारणी बना लिया है, जो क्वेश्चन में सारणी दिया हुआ है उसको मैंने बना लिया है। अब आप सब जानते हैं कि जब भी माध्यिका का क्वेश्चन है, आपको इसमें माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका, तो इस तरह से माध्यिका निकालना है। और माध्यिका का सूत्र आप सबसे पहले लिखिए, जो चीज़ ज्ञात करना है उसका फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले। तो यल प्लस n/2 माइनस सी अपान एफ इंटू एच, ये हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग, आप सब जानते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 5 में 25 जोड़कर लिखेंगे, 30 यहाँ हो गया, 30 और 25 क्या हो गया, 55 हो गया। फिर 55 में p जोड़ देंगे तो 55 प्लस p हो जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 55 और 7 62 हो जाएगा, 62 प्लस p, तो ये हमारा बन गया। अब ये 62 प्लस p क्या हो गया, n हो गया, तो n बराबर हो गया 62 प्लस p, और बटे में 2 कर देंगे, क्योंकि n बटे 2 का मान निकालना रहता है। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा, चलिए यही रहने दीजिए, तो ये n/2 का मान निकल गया। अब इसके आधार पर देखिए 62 प्लस p बटे 2, ये इसके आधार पर अगर हम देखें तो हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा होगा, तो माध्यिका वर्ग, अगर माध्यिका वर्ग हमें निकालना है तो देखिए माध्यिका कितना दिया है, 24 दिया है, तो 24 सोचिए किसके बीच में होगा, इसी के बीच में होगा। देखिए माध्यिका आपका दिया है, इस क्वेश्चन में माध्यिका का मान दिया है, तो माध्यिका 24 दिया है, और 24 किसके बीच में होगा, तो 20 से 30 के बीच में होगा, यानी यही हमारा माध्यिका वर्ग है, यही हमारा माध्यिका वर्ग है। अब चलिए मान रखते हैं। देखिए यल क्या होता है, तो आप सब जानते हैं यल क्या होता है, तो यल होता है, देखिए माध्यिका का मान तो 24 दिया है, यल का मान आप सबको पता है क्या होता है, यल का मान लोअर लिमिट, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो 20 हो गया, प्लस n बटे 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 62 प्लस p बटे 2 माइनस सी एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है, तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कि 25 नहीं, संचयी बारंबारता लेना है, 30 हो जाएगा, और बटे यफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता 25 हो गया, गुणे यच, यच क्या होता है, हाइट होता है, तो 20 से 30, 10 से 20, इन दो सब में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और फिर आपको p का मान निकल जाएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी को जो मैंने रख दिया है, इसी को आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो p का मान निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक थैले में 5 काली गेंद है, 7 लाल गेंद है, 3 सफेद गेंद है, 7 3 10 5 15 कुल मिलाकर गेंदें हैं। कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं, 15 गेंदें हैं। कह रहे यादृक्ष एक गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल हो, तो लाल होने की प्रायिकता बतानी है। तो बताइए झोले में कुल लाल कितने गेंदें हैं, तो लाल हैं 7 गेंदें, तो 7 ऊपर लिखिए बटे कुल कितनी गेंदें हैं 15, तो 7 बटे 15। देखिए पहले गिन लीजिए कि थैले में कुल कितनी गेंदें हैं, तो 5 7 12 और 3 15 गेंदें हैं, कुल मिलाकर थैले में 15 गेंदें हैं। अब जिसके होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसकी संख्या ऊपर लिखो बटे कुल संख्या। काली गेंदों की प्रायिकता निकालनी है, तो बताइए
काली गेंदें कितनी है 5 है, तो 5 बटे कुल कितनी गेंदें हैं 15, तो 5 बटे 15 यानी कि 1/3 आ जाएगा, यानी काट देंगे आप लोग तो 1/3 आ जाएगा। काली गेंदें नहीं है तो काली गेंद ना होने की प्रायिकता, तो काली गेंद ना होने की 7 3 10 गेंदें बची, तो 10 बटे 15 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से तीनों आंसर निकल गए और ये एफ क्वेश्चन भी लग गया। अब इस दूसरे नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है और ये ऊपर जो दिया है ये दूसरा ही क्वेश्चन है और इंग्लिश में लिखा है वही चीज़। फिर से देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 7 पदों का योग S7 यानी 7 पदों का योग 49 है। अब आप लोग सोचिए इसमें S7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं n/2 यानी 7/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी। इसका मान क्या दिया है 49। कह रहा है भाई 7 पदों का योग 49 है और आप लोग योग का सूत्र जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। अब सोचिए 7 पदों का योग 49 दिया है यानी 7 पदों का योग ये ऐसे होगा तो n/2 यानी अब n 7 पदों का योग दिया है ना, तो n का मान 7 हो गया, 7/2 2a n-1 इंटू डी, तो इस तरह से हो गया। अब 7/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 माने 7-1 6d हो गया और बराबर 49। अब देखिए 2 यहाँ से कॉमन लेकर 2 को काट देंगे तो 7 और कोष्टक में ये प्लस 3d ये बचेगा बराबर 49। अब 7 को इधर भेज देंगे तो ये प्लस 3d बराबर हो जाएगा, 7 इधर आएगा तो बटे में आएगा 49/7 यानी 7 आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया पहला समीकरण। अब ऐसे कह रहा है कि कितने पदों का 17 पदों का योग 289 है, तो 17 पदों का योग क्या दिया है भाई 289 दिया है, तो लिख देंगे इस पर अगर फार्मूला लगाएंगे तो 17 पदों का योग यानी 17/2 कोष्टक में 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर दिया है 289 यानी 17 पदों का योग 289 दिया है। अब देखिए भाई 17/2 कोष्टक 2a प्लस 16d बराबर 289 हो गया। फिर इसके बाद में 2 को कॉमन लेकर अगर 2 से काट देंगे तो बचेगा 17 कोष्टक में, अब 2 कॉमन हो गया तो ये प्लस 8d बराबर 289 बचा। अब देखिए 17 उधर जाएगा तो 289/17 हो जाएगा, 17 289, तो ये प्लस 8d बराबर हो गया 17 यानी 17 से 289 काटेंगे 17 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए तो समीकरण 2 क्या है, ये प्लस 8d बराबर 17 और ये प्लस 3d बराबर 7, इसको घटा देंगे तो माइनस 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 और ये कट गया, 8d में से 3d घटेगा 5d बचेगा बराबर 10 बचेगा और d बराबर आ गया 2। अब d का मान निकल गया, तो आप लोग ये का मान भी निकाल सकते हैं, d का मान निकल गया तो ये का मान भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण x से लिख देंगे और समीकरण 1 क्या है, ये प्लस 3d बराबर 7। अब ये का मान नहीं पता तो ये प्लस 3 गुणे d का मान दिया है 2 बराबर 7, तो ये प्लस 3 दूना 6 बराबर 7 हो गया, तो ये बराबर आ गया 1, क्योंकि 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, ये का मान 1 आ गया। अब d का मान पता है 1, ये का मान पता है। कह रहा है अगले n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n पदों का योग निकाल लीजिए। n पदों का योग, n पदों का योग कैसे निकलेगा, तो n पदों का योग होगा n/2 2 इंटू ये का मान दिया है 1 प्लस n-1। अब देखिए n पदों का योग ज्ञात करें तो n-1 इंटू डी का मान क्या दिया है 2 इंटू 2, ये हमें ज्ञात करना है। अब n/2 हो गया कोष्टक में 2 × 2 प्लस 2 का n में गुणा होगा 2n माइनस 2 × 2, अब 2 से 2 गया और ये बचा n/2 कोष्टक माने गुणा और 2n बीच में बचा तो 2 से 2 कट गया, यानी n का गुणा यानी स्क्वायर हो गया, यानी n पदों का योग हमने प्राप्त कर लिया यानी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने लगा दिया और आप सब देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इसी में अथवा करके दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार यक्स है तो यह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जितना आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है यदि कर्ण 13 है तो इसका अन्य दो भुजा ज्ञात करो, यानी बाकी दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। कितना आसान है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए डायरेक्ट, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण का अगर लंब का स्क्वायर कर दें और प्लस आधार का स्क्वायर कर दें, यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दें तो ये बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। अब देखिए यक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 2ab माने 2 सते 14 यक्स, और देखिए माइनस है तो माइनस में रहेगा ये, और बराबर 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 49 इधर है ही, 169 इधर आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 169 में से प्लस 14 घटेगा तो 1 माइनस 1 प्लस तो घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 9 में से 9 गए 0 और 16 में की 4 गए 12 बराबर 0। अब दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब दो इधर भेज देंगे तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा और बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग का 12 पंचे 60, 12 गुणे 5 पर हमारा सेट हो जाएगा, 12 गुणे 5 पर, और फिर क्या होगा भाई माइनस 60 लाना है, तो माइनस 60 लगाना है तो माइनस 12 होगा, तो माइनस 12 पंचे माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 12 में 5 माइनस 7 आ जाएगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है इसलिए डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्या होगा यक्स माइनस 12 एक कोष्टक में और यक्स प्लस 5 एक कोष्टक में। देखिए माइनस 12 है, माइनस 12 लिखिए, यक्स लगाकर कोष्टक बना दीजिए, फिर प्लस 5 है तो प्लस 5 लिखिए, यक्स लगाकर कोष्टक बना दीजिए, इस तरह से हो गया। अब लिखेंगे इफ़ पहला कोष्टक वाला लिख दीजिए यक्स माइनस 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ गया माइनस 12 इधर जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, और यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस 5 इधर जाएगा तो यक्स बराबर माइनस 5। लंबाई हमारा माइनस में हो नहीं सकता इसलिए ये अमान्य हो गया, और हमारा यही यक्स का मान हमारा सही है, यानी यक्स का मान आ गया 12, तो इसका मान आ गया, यानी हमारा जो आधार है, ये आधार है हमारा 12, और ऊंचाई कितना है भाई, ऊंचाई कह रहा है यक्स माइनस 7 है, यानी कि 12 माइनस 7 है, और 12 माइनस 7 का मतलब 5 हो गया, तो ऊंचाई भी निकल गया आधार भी निकल गया। तो इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो देखिए अथवा करके एक क्वेश्चन दिया था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है उस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया है भाई 60 अंश दिया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो इधर देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आप धरातल बनाइए यहाँ पर, और कह रहा है एक मीनार इस पर खड़ा है और इस मीनार की लंबाई कितनी है भाई, कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, 30 अंश है पहले, और बाद में कितना है 60 अंश, तो कह रहा है जब 60 अंश है, जब इस सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब मान लीजिए छाया की लंबाई यक्स है, और जब ये 30 हो गया तब छाया की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 50 ज़्यादा है, यानी जितना भी यक्स था तो ये यक्स प्लस 50 है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस यच की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ABCD मान लीजिए, तो ये B, इस पॉइंट को C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। अब इसमें सबसे पहला त्रिभुज लेंगे ACD में क्या लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा, तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा, तो लंब क्या है भाई यच बटा आधार यानी यक्स,
एच बटा एक्स। और अंडर रूट 60 का मान क्या होगा, तो अंडर रूट 60 टेन 60 का मान क्या होगा, तो ये होगा अंडर रूट 3। टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 और बराबर हो गया एच बटे यक्स। यहाँ से यक्स उधर भेज देंगे तो हो जाएगा, यक्स का मान हमें ज्ञात करना है भाई। चलिए ठीक है, तो यक्स उधर भेज देंगे तो अंडर रूट 3 यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एच का मान। अब देखिए हम लोग लेते हैं ये बी डी, इस त्रिभुज को, बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में हम लोग लेंगे tan 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बटे और नीचे क्या है, आधार क्या है, एक्स प्लस 50 है, एक्स प्लस 50 है। tan 30 का मान हो जाएगा, समीकरण 1 से लिख देंगे, और tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर एच का मान आप देख सकते हैं अंडर रूट 3 एक्स होगा समीकरण 1 से, और एक्स प्लस 50। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 3 का गुणा केवल 3 हो जाएगा, 3x, और एक्स प्लस 50 इधर जाएगा तो एक्स प्लस 50 हो गया। अब देखते हैं यक्स इधर जाएगा तो यक्स इधर आएगा तो 3x माइनस यक्स बराबर 50। तो यक्स बराबर आ जाएगा, 3x में से यक्स घटेगा 2x बचेगा, 2x बराबर 50। तो यक्स का मान आ गया 25, यानी कि 2 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा और यक्स का मान 25 आ गया, यानी यक्स का मान 25 है भाई। अब यक्स का मान 25 है, यक्स का मान 25 है, तो समीकरण 1 से लिखेंगे एच बराबर क्या होगा, तो एच बराबर होगा अंडर रूट 3x, यक्स एच बराबर आ गया अंडर रूट 3, बीच में गुणा, यक्स का मान हमने 25 निकाल लिया है तो हो गया 25 अंडर रूट 3। अब चाहें तो आप अंडर रूट 3 का मान लगा सकते हैं 1.732, और 1.732 का 25 में गुणा करेंगे तो जो भी आएगा उतना मीटर हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया। तो चाहे तो आप इसी को मीटर लिखकर आंसर कर सकते हैं, पर कभी कभी अंडर रूट 3 का मान लगाकर गुणा करके तब फिर वो क्रिस्टल फॉर्म में लिख देते हैं, यानी दशमलव फॉर्म में अंडर रूट को हटा देते हैं, पर में हटा देते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। और अंडर रूट 3 का मान क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो पक्का लगाना पड़ेगा, और नहीं तो आपका मन करे तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का 1.732 में 28 कुछ आ जाएगा आंसर इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन लग गया, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन भी हमने लगा लिया। चलिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। अथवा वाला क्वेश्चन जो भी है इसको देखिए, विद्या में एज टू एज मिल गया है, सेम टू सेम, तो इसको मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले बायां पक्ष ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, फिर देखिए जो भी मान दिया है इसमें सभी पदों में साइन ए का बटा कर देंगे। तो कॉस ए का बटा साइन ए, सबका बटा साइन ए है, साइन ए का बटा साइन ए, सबका बटा साइन ए है, जितने पद हैं उन सब में बटा साइन ए कर देना है। फिर देखिए कॉस ए बटा साइन ए बराबर tan ए होता है, सॉरी कॉट ए होता है, तो कॉट ए हो गया, साइन से साइन यहाँ पर कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 बटा साइन का मान कोसेक होता है, तो इस तरह से लगा देंगे, और फिर -1 को पीछे कर देंगे और कोसेक ए को आगे कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये लिख देंगे, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। अब ये दोनों हो गया, ये भी हो गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको कोसेक ये प्लस कॉट ये दायां पक्ष मिल जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं आराम से। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसी में दिखा दिया, और अथवा में है एक क्वेश्चन हमने लगा ही लिया है। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, और यही आखिरी क्वेश्चन है। 5 ही क्वेश्चन केवल आते हैं एग्जाम में। तो एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, खिलौने की कुल ऊंचाई इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, यानी संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो डबल क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका चित्र बनेगा। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, यानी कि इस तरह से हमारा खिलौना है, एक खिलौना दिया है और वो शंकु है इस तरह से, और इस शंकु के ऊपर अर्धगोले के फॉर्म में है, इस तरह से है। अब देखिए इस तरह से है। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो आर का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और आर की जगह पर लिख सकते हैं 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर। अब ये 3.5 सेंटीमीटर, तो इधर भी 3.5 होगा, इधर भी 3.5 होगा, तो 3.5 इधर है तो 3.5 इधर भी होगा। और कह रहा है खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 है,
तो 15.5 है। तो कुल ऊंचाई 15.5 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 15.5 है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, यानी केवल अगर शंकु की ऊंचाई देखा जाए तो कितना है, तो ये केवल 12 होगा। क्यों? क्योंकि 15.5 में से 3.5 घट जाएगा तो ये 12 बचेगा। तो यच का मान यानी शंकु की ऊंचाई यच का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया यच का मान, आर का मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी आकृति का कुल पृष्ठ बराबर क्या होगा, तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ लेंगे पाई आर यल प्लस, और गोले का वक्र पृष्ठ लेंगे तो अर्धगोला ऊपर है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए इसमें पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यल प्लस आर, तो ये हमारा कुल पृष्ठ हो जाएगा। और इसमें मान रख दीजिए, तो यल का मान हमें नहीं पता, तो देखिए आर का मान और एच का मान पता है, तो आप यल का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए इसका मान हमें पता है 12, इसका पता है 3.5, तो इसका मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका मान निकालेंगे अगर, तो चलिए कुछ नामकरण कर लेते हैं, वो ये बी ऐसे लिख देते हैं। तो ओ बी की लंबाई 12 है, ए बी हमें ज्ञात करना है, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा हमारा 3.5 का स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा 12.25, और इसका आ जाएगा 144, दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 156.25, और 156.25 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालें 25, तो इसको अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5, यानी ये हमारा ए बी का मान हो गया, यानी कि ए बी ही हमारा यल है। तो यल का मान भी निकल गया, तो पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर का मान दिया है 7/2, यल का मान हमारा हो गया 12.5, और गुणे आर का मान क्या दिया है 7/2। तो इस तरह से अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 11 दूना 22 कट गया, तो अंदर बाहर बचा ये, और अंदर हो गया 12.5, यानी 12.5 का अगर हम गुणा कर देंगे 3.5 में, क्योंकि ये 7/2 का मान 3.5 होगा, तो ये आ जाएगा 43.75, और अगर इन दोनों का गुणा कर दें, यानी 43.5 का अगर 11 में हम लोग गुणा कर दें तो ये आ जाएगा लगभग 481.25, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें इसी में आयतन निकालना है, तो आयतन भी निकालते हैं हम लोग। तो आयतन बराबर होगा, देखिए आयतन पूरे का क्या होगा, तो पहले हम इस शंकु का आयतन निकालते हैं। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये होता है। अब चलिए देखिए 1/3 की जगह 1/3 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर है यानी 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच का मान क्या दिया है 12 दिया है, प्लस 2/3 गुणे पाई का मान हो गया 22/7, और गुणे आर का मान दिया है 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 3 बार करेंगे। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये वाला आंसर भी आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए 7 से 7 कट गया, 2 × 2 11 दूना 22, अब ऊपर क्या बचा भाई 11 × 77 बचा, बटे 3 दूना 6 बचा, और सॉरी यहाँ पर प्लस 12 भी है, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 कर सकते हैं। तो 3 से 6 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो अब 11 × 77, 77 दूना कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 × 14 के 4, 14 के 4, 2 × 14 के 4, हासिल 1, 2 × 14 1 15, 154 हो गया। 11 दूना 22, 7 154, और हमारा प्लस में इधर देखेंगे अगर, तो देखिए 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब देखिए जो बचा 2 × 2 11 दूना 22 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको करेंगे 7 × 7 49, 49 गुणे 11, तो 49 गुणे 11 करने पर ये आ जाएगा 539, 539 में 2 × 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 89.83, ये आ जाएगा। अब ये दोनों अगर जोड़ देंगे तो अगर 154 इसमें जोड़ देंगे 154, तो ये आ जाएगा 243.83 आ जाएगा, और इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ गया आयतन।
तो इस तरह से हमने आयतन भी निकाल लिया और संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लिया, तो 2 के दोनों इसमें निकल गए। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं। तो 5वां में अथवा करके दिया है, एक गोलाकार बर्तन, कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी ये सुराही जैसा कुछ कुछ है, यानी गोलाकार बर्तन है और इस तरह से बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई, इस केवल बेलन की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गया और व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, यानी आर बराबर दिया है, आर बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर और यच का मान दिया है 8। तो यच का मान दिया है 8 और आर का मान दिया है 1। तो ये हो गया बेलन के लिए और कह रहा है कि इसके गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, तो 8.5 इसका व्यास है, यानी त्रिज्या इसी का बटा 2 कर देंगे। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, तो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन ये कर देंगे तो हो जाएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बेलन का आर दिया है ये 1 और एच दिया है 8.5, तो आर एच दोनों पता है तो ये निकल जाएगा। और देखिए इसमें देखिए केवल आर चाहिए आपको, पाई का मान पहले से पता है, आर चाहिए केवल, तो आर चाहिए तो आर इसका दिया है 8.5/2, तो ये इसका आर दिया है, तो इस पर रख देंगे फार्मूले पर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस तरह से अथवा वाला इसको भी आप लोग लगा सकते हैं।